अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उन दिनों मेरे शोहर रफ़ी को एक कुशादा मकान खरीदने की चाहत थी। सुरसर साहब के फौत होते ही जेठ और जेठानी ने वो रिहाइश का फरोख्त करने की ठान ली, जिसमें सब इकट्ठे रहा करते थे। बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपनी बात मनवा ली और मकान फरोख्त हो गया। जो हिस्सा मिला वो इतनी रकम थी कि हम अपना अलहदा घर खरीद सकते थे। अब मकान की तलाश एक बड़ा मसला थी। बराए फरोख्त मकानात तो बहुत देखे, लेकिन मौजू रिहाइशगाह का मिलना बहुत मुश्किल था। प्रॉपर्टी डीलर ने कई घर दिखाए। एक घर मेरे शोहर रफ़ी को बहुत पसंद आ गया। मुझे कहा कि तुम भी चलकर देख लो और अम्मा को भी साथ ले चलो। जब पहली बार मैं उस मकान को देखने आई तो मेरा दिल उस पर न ठहरा। ये शहर से काफी दूर था और बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। जितना मकान शानदार और मजबूत था, मालियत उस लिहाज से कम थी। मेरे शोहर को इस वजह से भी उसके खरीदने की चाह हो रही थी कि इतने पैसों में ऐसा अच्छा घर कहीं ना मिलेगा। बोले, हाँ तो अब क्या कहती हो? मैंने कहा कि आबादी से दूर इतनी अलग थलग जगह रहने से मेरा तो जी घबराएगा। खूबसूरत होने के बावजूद कुछ हैबत सी है इसमें। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, पथरीली ठोस दीवारें, बड़ी बड़ी चौड़ी चकली सुर्खी माइल पत्थरों से बनी ये चार दीवारी। इसमें तो ये खामोश और वसीओ अरीज सहन कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। वाह, रहने का मजा तो ऐसी ही अलग थलग और पुरसकून जगह में ही तो होता है। और शहर से दूरी की क्या बात है? तुम कौन सा रोज घर से निकलती हो? मेरे पास गाड़ी है। मेरी सास खामोश थी। शोहर का पक्का इरादा देखकर मैं भी खामोश हो गई कि ये करते तो अपनी सी हैं और बंदूक रख देते हैं हमारे कंधे पर। मेरी सास बस इसी कदर बोली, बेटा खरीदने से पहले इस मकान के माजी के बारे में जान लेना, क्योंकि हर इमारत की अपनी तारीख होती है जो नए आने वाले मकीनों के मुकद्दर पर भी असरअंदाज होती है। माँ की बात का मान रखते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछ ही लिया। प्रॉपर्टी डीलर होशियार था। बोला, साहिब ये सिर्फ मकान नहीं है, ये तो हवेली है जो कि एक अमीर कबीर हिंदू ताजिर ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाई थी, लेकिन उस जमाने में तामीर हुई जब आजादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी। उसके मालिक को यहाँ रहने का मौका बहुत कम मिला। बाद में ये किसी साहिब हैसियत घराने को जो हिजरत करके यहाँ आए थे क्लेम में मिल गया। ना जाने क्या सबब हुआ, कुछ अरसे बाद वो भी इसको फरोख्त करके चले गए। इसके बाद भी ये 2 बार बिक चुकी है। शायद मकानियत ज्यादा होने के सबब लोग इसकी देखभाल करने से कतराते हैं। मैं बस इतना ही इसके बारे में जानता हूँ। इस वक्त मकान सस्ते में यूं मिल रहा है कि मौजूदा मालिक को रुपए की जरूरत है। ये लोग बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हो रहे हैं, वरना इसकी कीमत इसकी मौजूदा कीमत से दुगनी है। प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे मियाँ का इश्तियाक और बढ़ा दिया। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल सुबह तुम्हारे दफ्तर आकर सौदा तय कर लूंगा। मालिक मकान को 10 बजे बुलवा लेना। अगले दिन रफ़ी ने जब मकान खरीद लिया तो हमने सुख का सांस लिया, क्योंकि हम अभी तक जेठ के घर में रह रहे थे। उन दिनों में उम्मीद से थी। ये हमारा पहला बच्चा था और रफ़ी चाहते थे कि मैं अपने घर में उसे जन्म दूं। ताहम मेरी सास ने कहा कि नए घर में जो अरसे से खाली पड़ा हुआ था, मैं बहू को ना ले जाऊंगी। अलबत्ता बच्चे की पैदाइश के बाद हम नए मकान में मुंतकिल हो जाएंगे। अम्मा जी ने मेरी वालिदा को फोन किया कि आकर बेटी को ले जाएं। वालिदा भी यही चाहती थी कि ऐसे वक्त में मैं उनके पास रहूं। वो आकर मुझे ले गई। नन्हे फरहान की पैदाइश के 20 रोज बाद रफ़ी मुझे लेने आ गई। मेरी माँ ने कहा भी कि बेटी का छिल्ला पूरा होने दो, पर उन्होंने एक न सुनी। अपना घर साफ सुथरा और ठीक ठाक करवा कर रफ़ी ने उसमें नया फर्नीचर डलवा दिया था, लेकिन खुद अम्मा के साथ अभी तक बड़े भाई के घर में ही रह रहे थे। चाहते थे कि हम सब साथ ही नए मकान में शिफ्ट हों। हमें इस घर में आए 3 दिन ही हुए होंगे कि आधी रात को मुझे बरामदे में कुछ ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई किसी जानवर का गला दबा रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठी। कान लगाए मुकम्मल खामोशी थी। सोचा शायद मेरा वहम है, मगर डर सा लगा। पास ही अम्मा जी सो रही थी। मेरा बेटा फरहान मेरी बगल में सो रहा था और रफ़ी साथ वाले कमरे में गहरी नींद में थे। अम्मा जी कहती थी कि 40 दिन के बाद ही तुम्हें तुम्हारे शोहर के साथ सोने दूंगी।
मेरे शोहर नए घर की खुशी में जेठ के बड़े बेटे को भी साथ ले आए थे। वो भी उन्हीं के बराबर वाले पलंग पर सो गया था। तमाम रात नींद ना आई। सुबह कहीं आंख लगी तो फरहान उठ गया। मैंने रात वाली बात का किसी से जिक्र न किया कि नींद में शायद मैं डर गई होंगी। दूसरी रात भी निस्फ शब को आंख खुल गई। मध्यम सी अजीबो गरीब आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं चौंक कर उठ बैठी। फरहान को और अपने करीब कर लिया। अम्मा जी बदस्तूर सोई हुई थी। सामने की खिड़की खुली थी। गर्मियों के दिन थे। खिड़की में अगरचे लोहे की सलाखें नस्ब थीं, मगर जाली वगैरह नहीं थी। बाहर की ठंडक अंदर आ रही थी। मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। सामने सहन की चारदीवारी दिखाई दे रही थी। चांदनी रात थी। मुझे लगा कि दीवार पर बिल्लियां कतार में आगे पीछे चलते नीचे गिर गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक लम्हे बाद दोबारा मैंने आंखें खोलकर देखा तो फिर वही मंजर नजर आया। मुझे तो झुरझुरी आ गई। ये तो खौफ पैदा करने वाला मंजर था। अम्मा जी को मैंने जगाया। वो आंखें मलती उठ बैठी। क्या बात है मलीहा बेटी? अब मेरा मुंह ना खुलता था कि उनको मैं कुछ बताती कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। बस इतना कह पाई कि दीवार पर बिल्लियां चढ़ी थीं। आप ये खिड़की बंद कर दें, कहीं अंदर ना आ जाए। बेटी, खिड़की बंद करने से गर्मी हो जाएगी। कहती हो तो कर देती हूँ, लेकिन सलाखें लगी हैं, बिल्ली इनसे अंदर नहीं आ सकती। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। मैं जाग रही हूँ। लगता है कि तुम डर गई हो। छिले के दौरान वैसे ही लड़कियां डर जाती हैं। मैं दुबक कर सो गई। सुबह मेरी आंख खुली। बेचारी अम्मा अब तक जाग रही थी। इतवार का दिन था। रफी घर पर थे। मैंने कहा कि आप जाकर मेरी अम्मी जान को ले आइए, वो फरहान को याद कर रही होंगी। वो उसी वक्त चले गए और 2 घंटे बाद अम्मी के साथ नाश्ता भी एक बड़े से तोशादान में भर कर ले आए। हम सब ने नाश्ता किया। अम्मी ने किचन में जाकर चाय बनाई कि रफी को मेरी अम्मी के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। 2 रोज पलक झपकते गुजर गए। अम्मी जान की मौजूदगी में मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। वो रात को फरहान को अपने पास लिटा लेती थी। 2 रोज बाद उन्होंने घर जाने की रट लगाई। वहां वालिद और मेरी बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी थी। अम्मी को सभी की फिक्र सता रही थी। बहुत रोका मगर ना रुकी। तीसरे रोज रफी ऑफिस जाते हुए उनको साथ ले गए कि उन्हें घर पहुंचाकर अपने दफ्तर जाएंगे। अम्मी के जाते ही फिर खौफ ने मेरे दिल पर गलबा कर लिया। बेचैनी सी होने लगी। अम्मा जी किचन के कामों में मसरूफ थीं और मैं फरहान को गोद में लिए बैठी रहती थी। अभी तक पास पड़ोस से कोई औरत हमसे मिलने नहीं आई थी। हमारे घर के सामने एक चौड़ी सड़क थी, जिसके दूसरी तरफ कुछ मकानात दूर करके कतार में बने हुए थे। जिस जानिब हमारा घर था, इतराफ में दोनों जानिब ही जगह खाली थी। अम्मी के जाने के बाद रात को फिर मुझे आधी रात के करीब वही आवाज सुनाई थी। आज आवाज कदरे साफ थी। मैं डर के उठ के बैठ गई। अम्मा जी की भी आंख खुल गई। वो उठकर मेरे पलंग की पायती पे आ बैठी। क्या हुआ बेटी, डर गई हो क्या? अम्मा जी, साथ वाला जो कमरा खाली पड़ा है, क्या वहां बत्ती जल रही है? बोली नहीं तो। क्या वहां बिल्लियां हैं? उनकी आवाज आई थी। इस सवाल पर वो हैरान होकर बोली, क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? हाँ अम्मा जी, मैंने अजीब सी आवाज सुनी है। कहने लगी, अच्छा मैं देखती हूँ, लगता है तुम डर जाती हो। वहां जाकर उन्होंने बत्ती रोशन की, सब तरफ देखा, लेकिन उनको ऐसी वैसी बात दिखाई न दी। वापस आकर कहने लगी, मलिहा तुम्हें वहम हो क्या है? वहां तो कुछ भी नहीं है, कमरा खाली पड़ा है। फिर भी तुम्हारे वहम को दूर करने को मैं कल से वहां नमाज पढ़ा करूंगी। अब रोज ही आधी रात को आंख खुल जाती। डर लगता तो फरहान को सीने से लगाई जागती रहती। इतवार को मेरे भाई के साथ अम्मी जान आ गई। उन्हें मैंने बताया कि मुझे सामने वाले कमरे से वहशत आती है, कभी बिल्लियों की आवाजें आती हैं। अम्मा जी जाकर बत्ती जलाकर देखती हैं तो वहां कुछ नहीं होता। काश मैं बच्चे की पैदाइश के बाद के 40 दिन आपके पास ही गुजार के आती। अम्मी कहने लगी, बेटी कल से ये जगह बदल लेना। कल से हम रफी वाले कमरे में सोया करेंगे और उसको इस कमरे में सुला देंगे। नहीं अम्मी, उनसे तो इस बात का जिक्र भी मत करना, वरना वो यही कहेंगे कि मैंने खुशी खुशी घर खरीदा है और तुम इसमें कीड़े निकाल रही हो। ऐसी बातों से अम्मी वो चिढ़ जाते हैं। अगले दिन मेरे भाई को कॉलेज जाना था। सवेरे ही अम्मी को लेकर घर चला गया। शाम को रफी आए तो कहा कि रात को गर्मी से मैं करवटें बदलता रहा हूँ, क्यों ना आज रात हम सहन में सो जाएं। रात चांदनी है और बाहर की खुशगवार खुनकी से नींद भी अच्छी आएगी। मेरी अम्मा जी ने मना किया, वो ना माने। 3 चारपाइयां लगवा कर बिस्तर बिछवा दिए। दरमियान वाली चारपाई पर मैं फरहान के साथ सो रही थी। रफी के करीब होने की सबब आज सहन में भी खौफ महसूस न हुआ, लेकिन अम्मा जी मना करती रहीं।
कि रफ़ी बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी तो 40 दिन का भी नहीं हुआ, इसको लेकर खुले आसमान तले सोना सही नहीं है। पर मेरे शोहर रफ़ी ना माने, कहा कि अम्मा जी, एक तो आपने वहम फैला रखा है, ना जाने कौन से जमाने की बातें करती हैं, अगर कोई डरे तो रात को मुझे जगा देना। अब एक तरफ रफ़ी की चारपाई उसके बराबर मेरी और फिर मेरे बराबर अम्मा जी की थी। सच कहूं तो पहली बार बेखौफी महसूस हुई कि बराबर में रफ़ी सो रहे हैं। डर लगा तो इनको जगा दूंगी। ठंडी मीठी हवा में नींद आंखों में उतरने लगी। फरहान भी सो रहा था, उसको मैंने हल्की सी चादर उड़ा दी थी। आधी रात को अचानक आंख खुली तो आसमान पर एक बड़ा सा परिंदा अपने ऊपर से गुजरते दिखा। तभी जल्दी से मैंने आंखें बंद कर ली। आज कमरे से कोई आवाज ना आई तो सहन में परिंदे ने खौफजदा कर दिया। खुद को तसल्ली दी कि इस तरफ रफ़ी और दूसरी जानिब अम्मा जी सो रही हैं। कोई परिंदा होगा, रात को कुछ परिंदे उड़ते हैं तो डरने की क्या बात है, परिंदा तो गुजर गया है, यही सोचकर खुद को तसल्ली दी और सो गई। सुबह सवेरे फरहान की हल्की सी चीख पर आंख खुल गई। रफ़ी तो बेखबर सो रहे थे। अम्मा जी उठकर अंदर नमाज पढ़ने चली गई थी। बच्चा एक चीख मारकर खामोश हो गया, जैसे कि वो नींद में शदीद डर गया हो। फरहान को उठाकर मैं कमरे में आ गई। अम्मा एक तरफ नमाज पढ़ रही थी, मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह 8 बजे अम्मा जी ने मुझे जगाया कि अब उठ जाओ, मैंने रफ़ी को नाश्ता दे दिया है, वो दफ्तर को निकल रहा है, तुम भी कुछ खा लो। फरहान रात भर नहीं कसमसाया और अभी तक सो रहा है। ये तो सुबह सवेरे अजानों के वक्त उठ जाता है। उठा था अम्मा जी, शायद नींद में डर गया था, दूध भी नहीं पिया, फिर से सो गया और तब से ही सो रहा है। देखो तो। अम्मा ने चादर हटाई, कहीं बाहर की ठंड से बुखार तो नहीं है। उन्होंने फरहान के माथे पर हाथ रखा तो कहने लगी, ये तो ठंडा या हो रहा है मेरा बच्चा। उन्होंने उसको गोद में लिया तो मेरे बेटे का सर एक जानिब को लुढ़क गया। वो परेशान हो गई, बोली, बेटी इसे जगाओ तो, दूध तो शायद भूख से नकाहत हो रही है, रात से दूध नहीं पिया है इसने। हाँ अम्मा जी, रात जो पीकर सोया था उसके बाद नहीं पिया और ना रोया है ये। मैंने फरहान को हिलाया जुलाया, जगाने की कोशिश की, मगर वो बेजान था। क्या जागना था उसने, मेरा दिल धक से रह गया। रफ़ी चले तो नहीं गए अम्मा, उनको रोकिए, इसे डॉक्टर के पास लिए चलते हैं, ना जाने क्या हो गया है मेरे लाल को। रफ़ी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, अम्मा दौड़ी और उनको रोका। वो जल्दी से अंदर आ गए, बच्चे को देखा और गोद में भर लिया। बोले कि आप दोनों गाड़ी में बैठिए। डॉक्टर ने फरहान के कुर्ते के बटन खोले और चेक करने लगा। उसने कहा, मुझे अफसोस है, आपका बच्चा कुछ घंटे कबल आखिरी सांस ले चुका है। आप बताएं, आपके बेटे के गले पर यह जख्म का निशान कैसा है, इसको ये चोट कैसी लगी, क्या आप बता सकते हैं? अम्मा, मैं और मेरे शोहर रफ़ी हम सब परेशान हो गए कि जख्म कैसा। जब हमने फरहान के गले की तरफ देखा तो उसके गले पर वाकई अजीबो गरीब किसी जख्म का निशान था। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता कि ये जख्म कैसे आया है, रफ़ी ने कहा, क्योंकि मैं तो सख्ते में आ चुकी थी, मेरे अंदर तो किसी सवाल जवाब की हिम्मत नहीं थी। खैर, हम सबको घर ले जाने के बजाय वो हमें अम्मी जान के घर ले आए। मेरा बच्चा तो हमसे बहुत दूर जा चुका था। उसके जनाजे के बाद मैंने दोबारा अपने उस नए घर में कभी कदम न रखा। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि फरहान को क्या हुआ था। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन फरहान मासूम की जिंदगी के चिराग गुल हो जाने की वजह क्या हुई? उसको रातों ही रात गले पर वो जख्म का निशान कैसे आ गया? क्या ये सब कुछ हमारा वहम था या कोई गैर मामूली बात वाक़ई हुई थी? मेरे बच्चे ने फौत होने से कबल एक दिल दहला देने वाली चीख क्यों मारी थी? ये खलिश आज तक मुझे तड़पाती है। 1 साल तक वो घर उसी तरह खाली पड़ा रहा और मैं अपनी अम्मी के घर रहती रही। फिर रफ़ी ने उस घर को औने पौने दामों बेच दिया। बहुत दिनों बाद एक रोज उस मोहल्ले का एक शख्स रफ़ी को मिला। उसने बताया कि जिन्होंने आपसे वो घर खरीदा था, एक बार उन्होंने फिर इस घर को बराए फरोख्त कर दिया है। ये भी बताया कि जब से ये घर बना है कई बार बिका है। इस घर में आज तक कोई टिककर नहीं रह पाया, क्योंकि इस मकान को बनाने वाला हिंदू ताजिर, जिसने बड़ी चाहत से इसको बनवाया था, तकसीम के वक्त फसादात में इसी इमारत में अपनी फैमिली समेत मारा गया था। शायद यही सबब है कि इस जगह किसी को सुख से रहना नसीब नहीं हुआ। रफ़ी ने यह बात मुझे ना बताई बल्कि अम्मा जी को बताई तो वो बोली, देखा ना, मैं कहती थी ना कि हर मकान की अपनी तारीख होती है। चंद सालों बाद जरा मैं संभली तो तब मुझे अम्मा जी की जुबानी उस मकान की तारीख भी पता चली। बस सीने में एक ही हुक सी उठती थी
कि काश हम उस मकान में शिफ्ट ना हुए होते। वो मकान जिसको बनवाने के बाद कभी कोई रह ना सका, हमें भी रास ना आया।